को रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। हेलो। यस मैम। तो हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे जहां पर एक्सरसाइज डी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा सा मतलब एक इक्वेशन ही रहेगा, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन और उस पे इलस्ट्रेशंस जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1 इट बिकम्स 1। मतलब एक फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब x बाई वाई, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। देखो एक फ्रैक्शन का मतलब क्या, x बाई वाई, ठीक है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर बाय 1। अगर ऐसा होता है तो ये फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, मतलब 1 बाई 1। फ्रैक्शन 1 हो जाएगा मतलब 1 बाई 1। अगेन इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 4, ठीक है। न्यूमरेटर अगर ये रहा फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 4, डिनोमिनेटर बाय 2, तो ये हाफ हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। वैसे देखो सॉल्व करने का हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को एमसीक्यू देगा तो हम लोग ऑप्शन देख के ही ये दोनों पॉइंट को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी देखो यहाँ पर सॉल्व किया है, इक्वेशन ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1, ठीक है। और 2x माइनस 8 इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 2, ये 8 इधर आ गया मतलब 6 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू एलिमिनेशन मेथड कर लो, थ्रू सब्स्टिट्यूट मेथड कर लो, किसी भी एक मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो अगर ये इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये देखो x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। दोनों इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाई करके मैंने दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया -x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो गया 6, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पर कितना आया। x का वैल्यू 7 आया है, तो ये हाँ ये 7 हो रहा है, ठीक है, -7 हो रहा है, तो x का वैल्यू 7 हो गया। अगर x का वैल्यू 7 है, यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। माइनस वाई इक्वल टू -1 -7, तो y का वैल्यू 8 हो गया। इतना हमें जरूरत नहीं होगा सॉल्व करने का, क्योंकि हम लोगों का एमसीक्यू होगा, जैसे कि तुम लोगों ने लास्ट क्लास भी देखा था। बट हाँ कैसे इक्वेशन बनेगा वो एक बार हमें देख लेना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया फ्रैक्शन 7/8। हम लोग को ये ऑप्शन गिवन रहेगा, चार में से ये एक ऑप्शन गिवन रहेगा। हम लोग ये चीज अप्लाई करेंगे कि अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं 2 से और डिनोमिनेटर को 1 से, ठीक है। तो ये हो गया 9 और 9, इसलिए ये 1 हो जाएगा। और दूसरा वाला जो यहाँ पर पॉइंट बोला था डिक्रीज बाय 4, ठीक है, और डिनोमिनेटर बाय 2, तो ये हाफ हो जाएगा। तो देखो 3 और ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हो गया हाफ। तो हम लोग तो ऑप्शन देख के कर लेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। ये वाला देखो, ये ऑप्शन से ऐसा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, थोड़ा सा अलग है इससे, लेकिन ये ऑप्शन से नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, द एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन एंड 5 years hence his age will be double the sum of their ages. Find the present age of the man, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला ये हम थोड़ा सा करके दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो ये है एग्जाम्पल 2, इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। तो पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, तो हम लोग मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इक्वल टू x, ठीक है। और बोला है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन, तो यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ एज ऑफ 2 सन, मैंने लिख दिया y, ठीक है, मैंने इसको y मान लिया।
and 5 years hence मतलब after 5 years his age will be double the sum of their age. His age will be double. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि after 5 years इस मैन का एज कितना होगा. x प्लस 5 होगा. अभी जितना है, अगर तुम लोगों से ही पूछे कि आफ्टर 5 इयर्स तुम लोग का एज कितना होगा, तो अभी जितना है उसमें 5 इयर्स ऐड करोगे. ठीक है, और आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, सम ऑफ टू सन एज, ये कितना होगा, ये तुम लोग मुझे बताओ कितना होगा. 5 इयर्स के बाद दो बेटों का एज का टोटल क्या होगा. 2 into x less than. 2 into x प्लस 5. नहीं, हम लोगों ने तो एज टोटल इतना माना है ना, टोटल माना है y. मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, मान लो एक का एज, मुझे नहीं पता कितना आंसर होगा, फॉर एग्जांपल मान लो एक का एज है 10 और एक का एज है फॉर एग्जांपल 50. ठीक है, ऐसा अगर है तो दोनों के एज का टोटल मतलब कितना हो गया, 25. तो वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर रखा है, ये वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम कर रखा है. ठीक है, एज्यूम कर रखा है y. अगर ये पूछा जाए कि 5 साल बाद इनका एज कितना होगा, बोलो तो 5 साल बाद इनके एज का टोटल हमें सम लिखना है ना, तो इनके एज का टोटल 5 साल बाद कितना होगा. इसका हो जाएगा 10 प्लस 5 15 और इसका हो जाएगा 15 प्लस 5 20. यानी कि 5 साल बाद ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 35. तो हम लोग को यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, फिर से देखो, कोशिश करो. y होएगा. हाँ, y तो रहेगा ही, प्लस क्या होगा, y तो अभी है दोनों का, मतलब 10 प्लस 15 अभी. 5 इयर्स बाद 2 into y plus 10. y प्लस 5 प्लस 5 इस तरह से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए. दोनों के एज में 5 5 ऐड होगा ना, 2 इंटू कुछ नहीं होगा. ठीक है, इंटू कुछ भी नहीं होगा. हमें बोला है सिर्फ ये देखो, वो तो हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे, अभी हम लोग अलग अलग एज लिख रहे हैं. द एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन. ठीक है, ये तो बोला है, वो तो इक्वेशन है, वो भी मैंने रेडी नहीं किया. अभी हम लोग लिख रहे हैं कि अभी प्रेजेंटली किसी एक पर्सन का एज अगर x है और प्रेजेंटली अगर उनके दो बेटों का एज का टोटल अगर y है, तो 5 इयर्स बाद उनका एज क्या हो जाएगा, 5 इयर्स बाद मैन का एज कितना हो जाएगा, 5 इयर्स बाद इनके एज का टोटल क्या हो जाएगा. अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना ही लिखा है. अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, देखो पहले बोला है द एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन. ठीक है, तो यहाँ पर पहला इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस चल रहा है, यानी दो इक्वेशन तो बनेगा ही. तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज है x, ये जो है, ये जो वैल्यू है प्रेजेंट एज, वो 3 टाइम्स है किसका, इनके दो बेटों के एज का 3 टाइम्स है. ठीक है, तो इनका ये जो एज है ये 3 टाइम्स है इनके बेटों के एज का टोटल. ठीक है, 5 इयर्स हेंस इनका जो भी एज होगा, बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, डबल द सम ऑफ देयर एजेस, डबल द सम ऑफ देयर, ये पहला इक्वेशन. ठीक है, डबल द सम ऑफ देयर वेजेस. 5 इयर्स ये हो गया, 5 इयर्स बाद इतना. ठीक है, और 5 इयर्स बाद ये वैल्यू हो रहा है. अब डबल कहां पर क्या हो रहा है, वो हम लोग मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट कर लेंगे. देखो बोल रहा है कि 5 इयर्स हेंस हम लोगों ने दोनों का एज कैलकुलेट कर लिया, मतलब दो बच्चों का टोटल और एक वो पर्सन का. ठीक है, 5 इयर्स बाद क्या एज होगा, 5 इयर्स हेंस हिज एज विल बी डबल हो जाएगा. ठीक है, डबल हो जाएगा, इनके सम ऑफ एज से डबल हो जाएगा. तो ये दो इक्वेशन बनेगा. तो x का वैल्यू हो गया 3y. ठीक है, x का वैल्यू हो गया 3y. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पर x के जगह पे 3y पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं. तो x प्लस 5 इक्वल टू 2 इन 2y प्लस ये 10 हो रहा है 20. ठीक है, अच्छा x के जगह 3y लिख देते, 3y माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 5. तो y इक्वल टू 15. ठीक है, y इक्वल टू 15 चेक करते हैं, y इक्वल टू 15 आ गया. ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 15 यानी कि 45 प्रेजेंट एज. ठीक है, प्रेजेंट एज 45. तो प्रेजेंट एज हो गया 45. देखो 45 क्या है, दो बच्चों के एज का टोटल का 3 टाइम्स है. 15 इंटू 3 करो, ये 15 जो है ना, सिर्फ एक बच्चे का एज नहीं है, दो बच्चों के एज का टोटल है. ठीक है, जिसको हम लोगों ने y लिया था, इंडिविजुअली एज नहीं पता, पूछा भी नहीं है,
और अगर पूछेगा तो एटलीस्ट इतने इंफॉर्मेशन से तो फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन होगा तभी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब देखो 5 इयर्स बाद इनका एज कितना हो जाएगा 50, और 5 इयर्स बाद ये दो बच्चों के एज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 ऐड होके 25 हो गया, देखो डबल हो गया ना, 25 जो है वो 50 जो है वो 25 का डबल है, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज थोड़ा सा देखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है इसीलिए मैंने करके दिखाया, और ऐसा ही क्वेश्चन तुम लोगों को एक्सरसाइज में भी मिलेगा, उसमें आफ्टर 5 इयर्स की जगह कुछ और है शायद, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन है कुछ। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ विच द मिडिल वन इज 0, बोल रहा है कि एक नंबर है जहां पर 3 डिजिट्स है, तो इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। इलास्ट्रेशन भी देखो, लास्ट दिन मैंने दिखाया था डिजिट्स कैसे होता है, एक यूनिट प्लेस होता है, ठीक है, उसके बाद एक होता है यूनिट के बाद यहाँ पर हो गया 10 और ये हो गया 100। अगर 3 डिजिट है तो ऐसे यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 डिजिट्स है तो 3 प्लेसेस होंगे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है मिडिल वन इज 0, मतलब मिडिल का ये जो है ये 0 है। मतलब एक्चुअली देखो जब हम लोग लिखते हैं 43, ऐसा मैंने कुछ दिखाया था लास्ट क्लास में भी, तो 10 इंटू 4 प्लस 3 करते हैं तब जाके 43 होता है, क्योंकि नंबर तो 0 से 9 ही होते हैं, ठीक है। बाकी तो हम लोग उसे ऐड कर करके करते हैं, मतलब कॉम्बाइन करके करते हैं, 9 के बाद 10 मतलब 1 और 0 ले लिया, फिर उसके बाद देखो पूरा कॉम्बिनेशन जैसा है ना, 1 लिया उसके साथ 0, 1 लिया उसके साथ 1, 1 लिया उसके साथ 2, अगर लॉजिकली देखोगे तो इस तरह से पूरा जो है 1 2 3 4 को बनाया गया है, ठीक है। 9 के बाद तो और कोई नंबर है नहीं, तो 9 के बाद फिर क्या किया, 1 और 0 ले लिया, 1 और 1 ले लिया, 1 लिया है उसके साथ 0 से लेके 9 तक चला, फिर 2 ले लिया गया है 0 से लेके 9 तक चला, इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर जो है वो 0 से 9 ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मिडिल वाला जो है वो 0 है, ठीक है, मिडिल वाला वैल्यू जो है वो 0 है। मतलब मिडिल वाला वैल्यू कैसे मिलता है, ये देखो ये कैसे मिलता है, यहाँ पर सपोज अगर हम लोग एक्स वाई जेड ले लेते हैं, समझने के लिए बोल रहे, ठीक है। अगर मान लो यूनिट प्लेस में एक्स है, ठीक है, और 10th प्लेस में वाई है, तो 10 इंटू वाई होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू वाई। और अगर 100th प्लेस में जेड है तो 100 इंटू जेड, और इससे हमें नंबर मिल जाता है सारे चीजों को टोटल करके। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि मिडिल वन इज 0, मतलब ये 10 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा y का वैल्यू 0 है, ये ऐसे बताया जा रहा है। मतलब y मैंने एग्जांपल पे लिया है, मिडिल वैल्यू 0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर y का वैल्यू सपोज 0 है, ठीक है, एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9। क्योंकि ये 0 है तो ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर y 0 होगा तो ये पूरा वैल्यू तो 0 आ गया, और सम ऑफ अदर डिजिट मतलब y का वैल्यू अगर 0 है तो बच्चे ये दो डिजिट जो है, ये दो डिजिट का टोटल कितना बता रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ द अदर डिजिट्स इज 9, ठीक है, ये दो डिजिट का टोटल 9 है, इतना बताया है, ठीक है। The number formed by interchanging the first and third digit is more than the original number by 297। मतलब ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, अगर यही डिजिट यूज करते हैं, ओरिजिनल नंबर बन गया 100z प्लस 0 प्लस x, यानी 100z प्लस x, ऐसा ये हो गया ओरिजिनल नंबर। अब हमें क्या बोला है, अगर हम लोग डिजिट को इंटरचेंज करते हैं उसके पोजीशन में, मतलब z को x के जगह, x को z के जगह, मतलब यूनिट और 100th में अगर हम लोग चेंजेस करते हैं तो जो नंबर बनेगा, तो वो नंबर क्या बनेगा, 100x प्लस z बन जाएगा। मतलब यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ x पुट करेंगे, यहाँ z पुट करेंगे। बोल रहा है ये जो दो नंबर है, ये जो दो नंबर है, इनमें डिफरेंसेस कितना आ जाएगा, बोल रहा है 297 का। कौन सा बिगर नंबर होगा, द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर। मतलब इंटरचेंजिंग नंबर ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है पुराने नंबर से, जो पहला नंबर है ऑलरेडी, मतलब जो पहले हम लोगों ने बनाया था उससे कितना ज्यादा है, उससे बता दिया है 297 ज्यादा है, 297 ज्यादा है, ऐसा बताया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बोल दिया, बाकी तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा तो ये क्वेश्चन आसानी से तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए 0 मिडिल वैल्यू 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है,
तो ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया। इन्होंने एक्स वाई देके ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे सोल्यूशन में एक्स जेड आ रहा है। हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई ही लेना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, एक्स वाई लेना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैंने इक्वेशन बनाया ना, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग को नंबर पूछा है तो पहला ये देखो, यहाँ पर आ गया एक्स प्लस जेड इक्वल टू 9। हम लोग का पहला एक इक्वेशन बन गया एक्स प्लस z इक्वल टू 9। और दूसरा ये वाला बन गया 100x प्लस जेड, 100x प्लस जेड माइनस 100z प्लस x इक्वल टू कितना बता रहे 297, ठीक है, 297। तो 100x प्लस z माइनस 100z माइनस x इक्वल टू 297, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x और माइनस x मतलब 99x, ठीक है, और ये 99z इक्वल टू 297। तो 99 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस जेड इक्वल टू 297। क्या 297 डिविजिबल बाय 99 होता है? चेक करते हैं। हाँ, 3 से डिविजिबल होगा। x माइनस जेड इक्वल टू 297 बाई 99 यानी कि 3, ठीक है। तो x माइनस जेड 3 हो गया, x प्लस जेड इक्वल टू 9, x माइनस जेड इक्वल टू 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 और z इक्वल टू 9 माइनस x, ठीक है, इसको रिवर्स कर लो, 9 माइनस 6 यानी 3 हो गया। तो नंबर हमें पूछा होगा कि नंबर देखो, फाइंड द नंबर। नंबर ओरिजिनल नंबर ये वाला है 100 इंटू जेड यानी कि 3 प्लस 6, ठीक है, 306। चेक करते हैं, 306 ओरिजिनल नंबर है। देखो मिडिल वैल्यू 0 है, ठीक है। अच्छा, दोनों डिजिट का टोटल 9 है, 6 प्लस 3 9 है। और अगर नंबर को हम लोग इंटरचेंज करते हैं यानी 306 के जगह अगर हम लोग कर लेते हैं 603, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 297। तो क्वेश्चन को कुछ नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है, सोल्यूशन में टाइम नहीं लगता है जब तक तुम लोग क्वेश्चन समझोगे। अगर क्वेश्चन समझने में 2 मिनट ज्यादा लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर जरूर कर पाओगे। लेकिन अगर पहले ही आंसर करने का सोचोगे तो शायद गलत हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये सब में कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गया जिसको हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला पहला कैसे ऑप्शन से सॉल्व होगा, देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। मंथली इनकम 2 पर्सन का 4:5 में है। हाँ बोलो। मैम वो एक्स और वाई कैसे निकाले वो बताइए ना। एक्स वाई कैसे निकाले? ये वाला। हाँ मैम। अच्छा, ये मैंने देखो ये यहाँ समझ में आ गया, ये वाला समझ में आया, एक्स माइनस जेड कैसे हुआ ये समझ में आया। यस मैम। ये समझ में आ गया। तो मैंने ये सोल्यूशन जो है ना, मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया है। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 ही इक्वेशन बचा। पहला ये वाला जिसको सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि और ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, और ये एक सॉल्व करके हम लोग को मिला x माइनस जेड इक्वल टू 3, ठीक है, ये सेकेंड वाला। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं, मैंने क्या किया दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया, ठीक है। कैसे प्लस किया, अब देखो जब प्लस करेंगे तब हमें क्या करना है, जैसे मान लो 2 एंड 3 को अगर प्लस करने बोले हम लोग 2 प्लस 3 5 कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इक्वल के इधर इक्वल अगर है तो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में ही कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखो ये मैंने इस तरह से लिख के किया है, अगर तुम लोग चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना चाहते तो लेफ्ट हैंड वाला एलिमेंट लेफ्ट हैंड से ऐड होगा, ये देखो, ठीक है, और राइट हैंड वाला एलिमेंट राइट हैंड से ऐड होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है 1 प्लस 2 किया है, ठीक है। अब ये देखो एक प्लस जेड प्लस एक्स माइनस जेड कर लो, ये हो गया 9 प्लस 3 कितना होता है 9 प्लस 3 हो जाता है 12, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। बोलो ये वाला समझ में आया कैसे x इक्वल टू 6 फाइंड आउट हुआ? यस मैम। वही चीज को मैंने यहाँ पर ऐसे
ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, मैंने प्लस किया है, मैंने क्या किया है, जो ऑपरेशन है, एरिथमेटिक ऑपरेशन है, वो मैंने प्लस का किया है, मतलब प्लस एक्स को प्लस करो, प्लस एक्स को प्लस करो, यानी प्लस 2x, ठीक है, प्लस जेड माइनस जेड को प्लस करो, तो प्लस जेड और माइनस जेड को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, और प्लस 9 और प्लस 3 को 12 करो, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरा हैबिट है, इसलिए मैंने इसे कर दिया। वैसे एलिमिनेशन मेथड को ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन बहुत जन ऐसे करके भी करते हैं, तो तुम लोग ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। ये मुझे आदत है तो हम ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये भी आसानी है, देखो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ 12 जैसे ही एक वैल्यू हो गया, बाकी तो सब्सटीट्यूट ही करना होता है, सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे तो फिर से एलिमिनेशन लगाएंगे, तो वो तो टाइम टेकिंग होगा। तो x इक्वल टू 6, अब इसको पुट करके z इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ मैम। अच्छा, ठीक है, तब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5, देयर मंथली एक्सपेंसेस आर 7:9, इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। हमें बोला है मंथली इनकम फाइंड आउट करो अगर उनका सेविंग्स 50 है। तो सबसे आसान तरीका तो ये है, क्योंकि हमें मंथली इनकम फाइंड आउट करने बोला है, तो ये सब ऑप्शन मंथली इनकम के हैं, और मंथली इनकम का रेशियो दे दिया है 4:5, तो इसमें से कौन सा ऐसा रेशियो, कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 4:5 प्रोड्यूस करेगा, वही आंसर हो सकता है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बोलो 4:5। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये 5 और 4 है, ये होगा क्या? बाकी कोई ऐसा है जो कि 4:5 होगा? नहीं होगा। देखो, ये 1:2 हो रहा है, ये अगर चेक करें ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि हमें बोला था मंथली इनकम फाइंड आउट करने, मंथली इनकम का रेशियो दे दिया है, तो मंथली इनकम का रेशियो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आंसर हो जाएगा, पहले लाइन पे ही देखो समझ में आ रहा है। टाइम बचेगा ना, जितना जल्द जितना ट्रिक हम लोग यूज कर पाएंगे उतना टाइम बचेगा। या फिर और एक तरीके से भी करते हैं, ठीक है, और एक तरीके से भी होगा, मान लो किसी को दिमाग में तब ये वाला बात क्लिक अगर नहीं किया, देन इस तरह से कर सकते हो, सेविंग्स अगर 50 है तो खर्चा कितना होगा 40, फिर यहाँ से ये माइनस करके देखना पड़ेगा, फिर इस पे एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि अगर हम लोगों का ऑप्शन ए आंसर होगा, वैसे अभी तो पता चल गया बी होगा, अगर ऑप्शन ए आंसर होता तो इसके हिसाब से 50 रुपीज अगर सेविंग्स है तो एक्सपेंसेस हो जाता 450, ठीक है, और 400 में 50 का अगर सेविंग्स है तो एक्सपेंसेस हो जाता 350, और इन दोनों का रेशियो हो जाता है 5 9 से 45, 5 7 से 35, तो ये 7:9 बोला है, ये एक्सपेंस है ना, ये दोनों एक्सपेंस है, एक्सपेंस रेशियो 9:7 आया, बट होना चाहिए 7:9, मतलब ये वाला होगा। फिर भी पता चल रहा है, अगर फर्स्ट लाइन में नहीं क्लिक करता है अचानक से तो ये सेकंड वाले से भी होगा, लेकिन टाइम टेकिंग होगा, ठीक है, क्योंकि 4:5 डायरेक्टली दे दिया है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपेंस से चेक करेंगे तो हमें सेविंग्स माइनस करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। तो ऑप्शन लो, पहला ऑप्शन 3/8, 3/8 बोल रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 2, तो 3 + 2 5, 8 + 2 10, तो ये हो जाएगा हाफ, हाफ हो रहा है, तो आंसर ए होगा, आंसर हो जाएगा ए, 2 का ए हो गया। बाकी में ऐसा नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो, 5 में 2 ऐड करो, 7 8 में 2 ऐड करो 10, ये हाफ नहीं होगा। 2 में 2 ऐड करने से 4 देख के फायदा है नहीं, जो एक ही आंसर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दो आंसर होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, कर भी नहीं सकते, ठीक है, देखने का जरूरत नहीं, यही वाला हम लोग का आंसर होगा। अगर ए नहीं होता तब आगे जाके हमें देखना पड़ता। अब तुम लोग बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला ना, ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन एंड 5 years ago his age was thrice the sum of their ages, find their present age, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं हो सकता है, प्रेजेंट एज इस पर्सन का दे रखा है, इस चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन हम लोग कैसे समझे कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि दो बच्चों का एज का टोटल बताए, इंडिविजुअल तो नहीं बताए कि हम लोग ऑप्शन यूज करके कर लें, ठीक है, तो इसको हमें लिख के ही करना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न ही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन एक्स, ठीक है, यहाँ पर
द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन एंड 5 years एगो। ठीक है, तो यहाँ पर एज ऑफ हिज पर्सन जो है और सम ऑफ टू द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। ठीक है, इनका जो एज है, अब पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पहला इक्वेशन ये बन जाएगा कि द एज ऑफ ए पर्सन जो है, ठीक है, ये इक्वल तभी किस हिसाब से हो रहा है, ये डबल है, ट्वाइस यानी कि डबल है, सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन का एज इतना हो गया, इनका एज इनके बच्चों, दो बच्चों के एज के टोटल का डबल है। ठीक है, मतलब दो बच्चों का एज का टोटल अगर 10 है तो इनका एज हो जाएगा, मतलब ये तो कम ही हो गया, चलो अगर इनका ये 25 है तो इनका 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया इनका 50 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यही वाला है, ऐसा तो हम लोगों ने पहले भी किया, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने इलास्ट्रेशन से लिया उसमें से थ्राइस था, इसमें ट्वाइस है, इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब अलग डिफरेंस है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अलग क्या है, देखो अलग ये है कि 5 years हेंस नहीं है, 5 years एगो हिज एज वाज, 5 years एगो अगर दोनों के एज का एक हम लोग कंपैरिजन करें तो वो आ रहा है थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो 5 years एगो एज क्या था, 5 years एगो पेरेंट का मतलब उस पर्सन का एज क्या था, बोलो। x-5। करेक्ट, x-5 हो जाएगा, 5 years एगो ये था। ठीक है, और 5 years एगो सम ऑफ, हाँ, दोनों बच्चों के एज का जो टोटल था वो कितना था, कितना होगा बोलो, -5 y-5 है ना, दो जन का 5 लेस करेंगे तो मतलब 10 years लेस करेंगे या -5 समझने के लिए। ठीक है, तो y-10 हो गया। अब 5 years एगो इनका जो इक्वेशन बनेगा, कंपैरिजन क्या है, बोला है कि हिज एज वाज थ्राइस, इनका जो एज था 5 years एगो वो 3 times था बच्चों के एज के टोटल का, ये हो गया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है, तो एक तो है x इक्वल टू 2y, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x का वैल्यू 2y, तो 3y-30, तो ये इधर आ गया -y इक्वल टू -25, तो y इक्वल टू 25, तो x कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 यानी कि 50। ठीक है, अच्छा मैंने अचानक से जो एग्जांपल लिया था बिल्कुल वही आ गया, 25 और 50, चलो मुझे याद नहीं था वैसे क्या है, तो 50। ठीक है, डी 50, हम लोग को पूछा है कि उस पर्सन का एज कितना है, तो पर्सन का एज x था जो कि आंसर 50 आया, तो ऑप्शन डी हम एक बार देख लेते हैं, हाँ सही आया हम लोग का ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इज 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इफ 9 be added to it द डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। देखो अगर नंबर बता रहा है 10 to 100 तो मुझे बोलो कितने डिजिट्स का होगा, बिटवीन बोला है मतलब इसके अंडर, तो मुझे बोलो इसके अंदर कितने डिजिट्स के नंबर होंगे, 10 से लेके 100 का जो रेंज है इसमें कितने डिजिट्स के नंबर आ सकते हैं, 1 डिजिट मतलब जैसे 5 ये 1 डिजिट है, 50 ये 2 डिजिट है ना, तो मुझे बोलो इसमें 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट आएगा क्योंकि 10 से लेके 100 के अंदर 11 से लेके 99 कुछ भी आ सकता है, 11 से लेके 99। ठीक है, अच्छा ये जो है, ये जो नंबर है इसके अंदर जो नंबर है वो 5 times द सम ऑफ इट्स डिजिट है, अगर उसके डिजिट्स का सम करे और उसमें 5 मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर आएगा। चलो पहले वाले ही जो मतलब इसका ये दिया हुआ है, फीचर्स दिया हुआ है उससे चेक करते हैं, 5 + 4 डिजिट्स को टोटल करते हैं 9। ठीक है, 9 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं 45 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 5 + 3 8, ठीक है, 8 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नहीं होगा। 4 + 5 तो ये हो गया 9, 9 में 5 मल्टीप्लाई करो 45, मतलब ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। आगे का भी देख लेते हैं, इफ 9 एडेड टू इट्स डिजिट्स, अगर इसके डिजिट्स में 9 को ऐड कर देते हैं, इफ 9 भी एडेड टू इट, अच्छा डिजिट्स में नहीं, इस नंबर में अगर 9 ऐड करते हैं तो डिजिट्स रिवर्स्ड हो जाएगा, मतलब 54 हो जाएगा। चेक करते हैं क्या 45 में 9 ऐड करने से 54 होता है,
हाँ देखो होता है 54 होता है ना। तो देखो ऑप्शन से ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक ही ऐसा क्वेश्चन था जो हम लोग ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, वो जहां पर ये जो पेरेंट और ये जो दो बेटों का एज का बात बोला था वहां पर नहीं होगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं वहां पर, लेकिन करके ही तुम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है। 45 आंसर, 4 का सी, एक बार चेक कर लेते हैं 4 का सी। हाँ 4 का सी हो। 5 देखो बोल रहा है द वेज ऑफ 8 मेन एंड 6 बॉयज अमाउंट टू 33। बोल रहा है कि 8 मेन एंड 6 बॉयज, इनका वेजेस, इनको वेजेस पे किया गया है जो कि टोटल में है 33, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, 4 men earn 4.50 more than 5 boys, determine the wages of the each man and boy, ठीक है। तो देखो हम लोग को ना इस लाइन का कोई भी जरूरत नहीं, क्यों बताओ, तो ये बेकार का है, क्यों, क्योंकि हमें पता है 8 मेन और 6 बॉयज को हम लोगों ने वेजेस दिया है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा क्या था कि पर मैन एंड पर बॉय का वेजेस कितना है, मतलब एक एक मैन को और एक एक बॉय को कितना वेजेस दिया जा रहा है। तो ये सारे ऑप्शन में जो है वो पर मैन और पर बॉय का ही डिटेल्स दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। अब कौन सा सही है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर ऑप्शन ए ले लेते हैं, ठीक है, 1.50, क्योंकि पहले मैन का बात हुआ है तो ये मैन का वेजेस है। ये 1.50 करके 8 लोगों को पेमेंट हुआ है, और 3 करके अगर 6 बॉयज को पेमेंट हुआ है, तो इसका टोटल अगर 33 आएगा तो ये ऑप्शन सही है। तो चेक करो 1.5 इंटू 8, ये कितना हो गया 12, और ये हो गया 18। तो 12 प्लस 18 33 नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से चेक करेंगे। बाकी ये आगे का जो लाइन है ये तभी जरूरत होता अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना होता, तब जाके हम लोग इसको यूज करते, ठीक है। 4 men earned 4.50 more than 5 boys, इसका हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर इस पे चेक करते बी पे, तो 8 पर्सन्स को अगर 3 रुपीज करके पे करेंगे तो टोटल 24 पे करना पड़ेगा। 6 बॉयज को अगर 1.50 करके पे करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, इनको पे करना पड़ेगा 9 रुपीज, और 9 प्लस 24 हो जाता है 33, ठीक है। 33, 9 प्लस 24 हो जाता है 33, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है। बाकी सब में चेक करके देख सकते हो, जरूरत नहीं है देखने का, होगा नहीं, ठीक है, आंसर तो एक ही आएगा। 5 का बी हो गया। तो हम लोग को इस लाइन का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ सॉल्व करोगे तभी जरूरत हो सकता था। A number consists of 2 digits is 4 times the sum of its digit। तो पहले इसी से हम लोग चेक कर सकते हैं। A number consists of 2 digit, सारे 2 डिजिट वाले ही ऑप्शन है, ठीक है। is 4 times the sum of its digit, तो सम करो डिजिट का, 6 प्लस 3 9, 9 इंटू 4 36 हो गया, नहीं होगा। 3 प्लस 5 8, 8 इंटू 4 32 हो गया। 6 3 6 36, मतलब 3 प्लस 6 9, 9 इंटू 4, ये देखो यही वाला हो रहा है ना। 36 वो नंबर है जिसके डिजिट्स को ऐड करके अगर हम लोग उसमें मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। एंड इफ 27 एडेड टू इट्स डिजिट्स, एडेड टू इट द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर 27 ऐड कर देते हैं तो वो 63 होना चाहिए, डिजिट रिवर्स का मतलब 63 होना चाहिए। तो 36 प्लस 27, ठीक है, तो ये हो गया 63, ठीक है, 63 हो गया। तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए 6 का क्वेश्चन, आंसर हो गया सी, ठीक है, 6th नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 7th नंबर देखो, 7th नंबर में क्या बोल रहा है, of two numbers 1/5 of the greater is equal to 1/3 of the smaller and their sum is 16। तो कौन सा सम 16 नहीं है, सभी तो 16 है, तो 16 से तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हर एक जगह पे हमें 16 ही दिखेगा। अब बोल रहा है 2 ना 1/5 ऑफ द ग्रेटर, इसमें ग्रेटर ये है, 10 का 1/5 कितना होता है 2, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, तो स्मॉलर का 1/3 यानी 2 इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही होगा। 7 का ऑप्शन ए ही होगा ना, क्योंकि 1/5 ऑफ द ग्रेटर वैल्यू जो है वो 1/3 ऑफ द स्मॉलर वैल्यू से इक्वल होगा, तो स्मॉलर वैल्यू से इक्वल है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ठीक है।
पहला बात है ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना तो ये 5 ना तो ये 3 से डिविजिबल है, और अगर डिविजिबल होगा भी बाई चांस पॉइंट में भी आता है तो पॉइंट वाला वैल्यू भी कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो एक आंसर आ रहा है तो बाकी सब मान के चलो कि नहीं होगा। ठीक है, चेक करने का जरूरत नहीं है। तो पहला हो गया 7 का ए। अच्छा, 8th number देखो, y is older than x by 7 years and 15 years back x's age was 3/4 of y's age, the present age are। तो y is older than x, x और y में y जो है वो ओल्डर है। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर y को मतलब ज्यादा, मतलब y का एज कम किया है, वो वाला आंसर हम लोग क्रॉस कर देंगे। देखते हैं y का वैल्यू हर जगह पे ही ज्यादा, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो 43 रखा है, x का 50 रखा है, जबकि y जो है वो ओल्डर है x से, तो ये ऑप्शन तो कट हो जाता है। बाकी ये तीनों में से देखते हैं। बोल रहे 7 इयर्स का गैप है, सभी में 7 इयर्स का ही गैप होगा। ये तो 7 इयर्स है, ये भी 7 इयर्स है, 43 माइनस 36 ये भी 7 इयर्स है। ठीक है, 15 इयर्स बैक, 15 इयर्स बैक में जाना है हमें, तो 15 इयर्स बैक पहला ऑप्शन से ट्राई करते हैं। तो x का एज हो जाएगा 36 माइनस 15 और y का एज हो जाएगा 43 माइनस 15। चेक करते हैं 15 इयर्स बैक में दोनों का एज कितना रहा होगा। ये 21 और ये 43 माइनस 15 ये हो गया 28। अब क्या बोला था देखो, 15 इयर्स बैक x का जो एज है वो 3/4 ऑफ y एज था। x का एज 21 है, इसका 3/4 करते हैं, क्या 28 आएगा। ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 और ये 4 मैंने ऐसे कर दिया, बट कैंसिल आउट तो नहीं होगा। 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, नहीं ये गलत है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो रहा है। तो ऑप्शन बी तो पहले ही मैंने हटा दिया, क्योंकि वाई का एज कम रखा है इन्होंने। ऑप्शन सी से चेक करते हैं। ठीक है, 43 माइनस 15, यहाँ पर देखो सिर्फ एक्स और वाई को चेंज कर देंगे ना तो हो जाएगा। ये देखो 36 माइनस, ये 36 नहीं होगा, 43 माइनस 15 एक्स का एज हो जाएगा, वाई का एज हो जाएगा 50 माइनस 15। यहाँ पर ले लिया मैंने 50 माइनस 15, आंसर आ जाएगा 35। चेक करते हैं एक्स का जो एज था वो क्या 3/4 था। ठीक है, 3/4 ऑफ वाइज एज। ओ सॉरी, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर एक्सेस एज वाज 3/4 ऑफ वाइज एज, वाई का एज लेना था ना, तो पता नहीं ये भी सही हो सकता था। एक मिनट देख लेते हैं, ये इस ऑप्शन में है तो ये कहीं सही है कि गलत है। एक्स का एज था 3/4 ऑफ वाइज एज, तो वाई का एज यहाँ पर 35 आ रहा है, इसका 3/4, नहीं नहीं गलत हो रहा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन फिर से देखना पड़ेगा, मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, ये देखो x का एज है 36, 15 इयर्स एगो कितना होगा, y का एज है 43, 15 इयर्स एगो कितना होगा, ये हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 43 माइनस 15 ये हो गया 28। अब क्या बोला था, एक्सेस एज वाज 3/4 ऑफ वाइज एज, मैंने उल्टा कर दिया, y के एज का 3/4 x का एज था ऑन दैट मोमेंट। हाँ ये देखो पहले वाले ऑप्शन से ही आंसर आ गया। ठीक है, 21 हो गया। वाइज एज बोला था, मैंने उल्टा कर दिया था, दे आर प्रेजेंट एज, तो ये 21 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंट एज कौन सा आंसर हो रहा है, ये वाला ऑप्शन ए से सेटिस्फाई कर रहा है। जितना भी यहाँ पर इनका कंडीशन बताया था सारा का सारा ऑप्शन ए से सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 8 का ऑप्शन ए। नाइन्थ नंबर देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स इन 3 डिजिट नंबर इज 12। 3 डिजिट्स नंबर में सम बोल रहा है 12 हो रहा है। देखते हैं 3 प्लस 2, 5 प्लस 7 12, 3 प्लस 2 ये सभी 12 आ रहा है। देखो ये सब ही 12 आ रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जहां पर डिजिट यूज हुआ है 3, 2 और 7, और इसको ऐड करो चारों में ही 12 आएगा। तो ये सिर्फ इस डिटेल से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 495। ठीक है, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, यानी 327 ओरिजिनल है, रिवर्स करेंगे तो 723 हो जाएगा, और ये जो है ये बोल रहा है डिफरेंसेस जो है 495 होगा। ठीक है, चेक करते क्या ऐसा सच में हो रहा है, 723 माइनस 327,
नहीं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 495 नहीं आ रहा है बल्कि 396 आ रहा है, तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब नहीं होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते, 372 है ओरिजिनल और अगर चेंज होगा तो रिवर्स होगा तो 273। ठीक है, डिफरेंसेस चेक करो, 372 273 यानी 99, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं, 237 ओरिजिनल नंबर, रिवर्स करेंगे तो 732, माइनस करते हैं 732 से 237, हाँ 495 आ गया, यानी ओरिजिनल नंबर रिवर्स होने पे 495 से इंक्रीज हो रहा है, बट रिवर्सिंग ओनली द टेंस एंड यूनिट डिजिट, मतलब ये आंसर हो सकता है। देखो अब और एक ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते, बोल रहा है कि ये आंसर ही है। ठीक है, यही होगा क्योंकि इसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर भी सेकेंड वाला पॉइंट भी बता देते, इफ ओनली 10 एंड यूनिट डिजिट्स आर चेंज। ठीक है, रिवर्सिंग ओनली 10 एंड यूनिट, तो ये है यूनिट, ये है 10। ठीक है, अगर ये दो चेंज होता है मतलब 237 और 273, जस्ट ये अगर डिफरेंसेस होता है तो वो 36 होगा, डिफरेंसेस 36 होगा, मतलब जो चेंज नंबर है वो 36 से इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, जो ओरिजिनल नंबर है वो 36 से इंक्रीज हो रहा है, यानी ये देखो ये वाला है ना, दोनों ऑप्शन ही सेटिस्फाई, मतलब दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर गया, यानी 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का सी हो। 10th देखो, two numbers are such that twice the greater number exceed twice the smaller one by 18। बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर और स्मॉलर दोनों का ही अगर ट्वाइस करते हैं तो बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर जो है वो ट्वाइस स्मॉलर नंबर के ट्वाइस वैल्यू से 18 ज्यादा होगा। चेक करो, पहले ये वाले कंडीशन से ही चेक करते, 36 का डबल 72, 45 का डबल 90। ठीक है, क्या 18 से चेंज हुआ है 90 माइनस 72, हाँ 18 से ही चेंज हुआ है। और कंडीशन देख लेते हैं, 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर ये है इसका 1/3 एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर आर टुगेदर 21, यानी 12 प्लस 9 21। ठीक है, द नंबर्स आर, तो ये हो गया, दोनों ऑप्शन दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई किया ना, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 का बी। ठीक है, सॉरी 10 का ए आया मेरा। अच्छा, ओ अच्छा, ये देखो 10 का बी आंसर दिया हुआ है, क्यों देखो ये और ये मैंने तो ये 45 बिगर मान के किया, एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन देखो ये सारा चीजें हम लोगों ने सही किया है, लेकिन ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर भी देखो हम बिगर वैल्यू 45 मान के किए, यहाँ पर भी 45 36 है, सेम चीज है, बट सही आंसर बी होगा। इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में पहले ग्रेटर नंबर बोला है फिर बोला है स्मॉलर नंबर का बात, यानी आंसर पहले ये ग्रेटर का दे रखा है फिर स्मॉलर, और हमें लास्ट में पूछा भी वैसे ही था। ठीक है, यानी हमें इस तरह से आंसर देना है, मतलब ग्रेटर नंबर 45 स्मॉलर नंबर 36, तो पहले ग्रेटर नंबर दिया हुआ है, बाकी दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहले ग्रेटर बोला है, तो हमारे लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, बाकी एक ही तरह से हमें चेक करना है। ठीक है, 45 ग्रेटर नंबर है तो दोनों नंबर का डबल पहले करने बोला था, दोनों का डिफरेंस तो 45 इंटू 2 36 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से ही होगा, सेम प्रोसेस से ही होगा, बट यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन दिया है कि कौन सा आंसर होना चाहिए, क्योंकि पहले बिगर वाला वैल्यू बोला हुआ था, इसीलिए 45, 36 को सही माना गया है रेदर देन दिस ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी, ये बता रहा है। ठीक है, एंड पी इक्वल टू इतना रेस्पेक्टिवली, वेयर पी इज द मार्केट प्राइस, क्यू इज द क्वांटिटी, देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, मतलब पी और क्यू का वैल्यू हमें पूछा गया है, सिंपल सॉल्व करना है। अगर हम लोग ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें पी और क्यू का वैल्यू मिल जाएगा, तो सॉल्व करने से बेटर है हम लोग ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। पहला है 2 और 3/4, तो हम लोगों को बोला है प्राइस, मतलब ये पी है। ठीक है, और ये क्या है, क्यू है, हर एक जगह पे ऐसा ही होगा, तो हम लोग पुट करके देखते हैं पहले वाले पे। ठीक है, इस पे पुट करके देखते हैं, तो 4 इंटू 3/4 प्लस 7 इंटू 2, तो ये हो गया 3 प्लस 14, 3 प्लस 14 कितना होता है 17, तो ये वाला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया इससे, क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा, चेक करते हैं यहाँ पर।
ये Q में वैल्यू पुट करते हैं। 2 P का वैल्यू 2, क्या 2 आ रहा है? Q के साथ सॉल्व करने से 3/4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7/4 चेक करते हैं। 3 यहाँ पर 3/4 इंटू 1/3 प्लस 7/4, ठीक है। तो 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 7/4, 8/4 यानी कि 2, ठीक है 2। तो इस तरह से चेक कर सकते हो। तो 2, 3/4 यानी कि आंसर ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए ही है आंसर, तो ऑप्शन ए सॉल्व हो गया। अगर हम लोग इसको पूरा सॉल्व करें देन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हो। पी का वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर सकते हो, यहाँ पर, ठीक है। पी का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करके कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है ना, इससे जल्दी तो इसमें होगा, ठीक है। अगर हम लोग का ये लास्ट ऑप्शन भी आंसर होता तो भी हमारा टाइम बचेगा, अगर हम लोग पुट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। बाकी अपना अपना प्रैक्टिस के हिसाब से है, ठीक है। कभी कभार पुट करके भी जल्दी से आंसर आ जाता है और कभी सॉल्व करके भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग चाहेंगे कि टाइम कैसे बचे, ठीक है। तो 11th नंबर भी हो गया, ऑप्शन ए। अब हम लोग इक्वेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। बाकी सब तो हम लोग कोई बिना फॉर्मूले के ही कर पा रहे, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक में हमें कुछ फॉर्मूला वगैरह भी समझना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है, ये जो है ना, लैटिन वर्ड जो है, एक्चुअली वर्ड ओरिजिनल जो वर्ड है वो है क्वाड्रेट्स, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, क्वाड्रेट्स। इससे क्वाड्रेटिक आया है, जिसका मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो कितना होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ये होता है 2, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 होता है। पावर का मतलब जैसे मान लो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसमें ये 2 क्या हो गया, ये 2 को ही तो हम लोग बोलेंगे पावर, और एक्स को क्या बोलेंगे बेस। जिस इक्वेशन में एक्स का पावर 2 होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसके बारे में तो हम लोगों ने डे 1 जब इक्वेशन स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि लीनियर होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, यानी दो लीनियर, मतलब दो लीनियर इक्वेशन रहेंगे विद 2 वेरिएबल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक का भी मैंने बोला था जिसका डिग्री 2 होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक डिग्री, पावर, पावर बोल लो इसे, या फिर इसे हम लोग डिग्री भी तो बोल सकते हैं, है ना। डिग्री 1 वाला इक्वेशन, डिग्री 2 वाला इक्वेशन। अच्छा, अब ये इक्वेशन का फॉर्मेशन देखो, फॉर्मेशन कैसे होता है, जनरल फॉर्म। जैसे हम लोगों ने लीनियर का देखा था ना, लीनियर का क्या देखा था, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी तो देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। जहां पर a, b और c, इसका क्या क्या मतलब होता है देखो। a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाइड है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। सी का मतलब होता है कांस्टेंट। ये होता है फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर एक्स इज वेरिएबल एंड ए बी सी आर कांस्टेंट, ठीक है। ए बी सी भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्वियसली ए बी सी ये सभी कांस्टेंट है, सिर्फ सी कांस्टेंट है ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अलग बोले, जैसे ये a जो है ये कांस्टेंट वैल्यू जरूर है, लेकिन इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x का, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये भी तो बोल सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में एंड कांस्टेंट भी लिख देते हैं। मतलब ये जैसे किसी का कोफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है। इसी वजह से तो ये कांस्टेंट सी जो है वो सिर्फ कांस्टेंट है, किसी का कोफिशिएंट नहीं है। और x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। x का वैल्यू ही तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर ऐसा इक्वेशन रहता है वहां किस चीज का वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर बोला है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज बता रहा है। क्यों बोल रहा है, देखो अगर a 0 हो गया, सपोज मान लो इसमें a 0 हो गया, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर a का वैल्यू अगर 0 हो गया, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? क्यों बोल रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, ये लिख तो दिया मैंने, बट क्यों? ये 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो कंक्लूजन ये आ जाता है कि बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होने से प्रॉब्लम क्या है? मुझे इतना बताओ कि ये होने पे प्रॉब्लम क्या है। अगर बी एक्स प्लस सी हो गया तो प्रॉब्लम क्या हुआ? ए 0 होने पे बी एक्स प्लस सी 0 आया सॉल्व करके इक्वेशन, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम लोग तो पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वो इक्वेशन जहां पर x का पावर 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ? x का पावर 1 आ गया, x का पावर हाईएस्ट पावर 1 आ गया, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्म ही तो चला गया, गायब हो गया, x का पावर 1 आ गया। ये कौन सा इक्वेशन बन गया? क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसका क्या नाम होगा? ये कौन सा इक्वेशन बन गया? बोलो, स्टैटिस्टिक्स में भी तो लीनियर, ये बन गया लीनियर इक्वेशन। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होना है तो a का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा, 0 होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हुआ 0 तो वो खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में, वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। इसीलिए देखो यहाँ पर बोला है a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, ठीक है, सेकेंड डिग्री मतलब डिग्री 2, व्हेन b इक्वल टू 0। अच्छा, ये वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक और मिक्स्ड अफेक्टेड क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, ठीक है। उसके पहले ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम लोग एक बार समझते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से मुझे सिंपल बताओ कि a b और c का वैल्यू कितना कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको, इसका जनरल फॉर्म क्या है? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तुम लोग को कंपेयर करना है, कंपेयर करके मुझे बताओ a b c का वैल्यू क्या होगा, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं ना। 2 3 5, ठीक है, लेकिन प्लस बोल दो, प्लस बोलने से क्या होगा? अगर माइनस होता है तो इसमें तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखो अभी दूसरा एक इक्वेशन लेते, देखते हैं प्रॉब्लम होता है कि नहीं, ठीक है, चेक करते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट पूछ रहे हैं ये वाला, यहाँ से ही मैथ से ही पूछ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें मुझे ए बी सी बताओ, ए बी सी मुझे बताओ। 1 minus 1 0. हाँ, 1 माइनस 1 0, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अदरवाइज प्लस माइनस यूज करते जाओ तो फिर क्या होगा? गलत होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये हो गया, ये देखो, क्योंकि कंपेयर करो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर कुछ जब नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, ठीक है, और अगर पॉजिटिव है, आगे साइन कुछ नहीं दिया हुआ है तो पॉजिटिव है, प्लस 1, ठीक है, और b और x, ठीक है, तो b यहाँ पर -1, क्योंकि अगर +1 बोल दोगे, सिर्फ 1 बोल दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, 1 बोल दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म जो है वो प्लस से बनता है, तो इसका मतलब इसको हम लोग अगर फॉर्म में मेंटेन करते हैं तो वो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, ये ऐसे है ना, -0 इक्वल टू 0। तो 0 का तो कुछ प्लस माइनस होता है नहीं, ठीक है, इसीलिए सी का वैल्यू 0 लिख तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 0 का कभी प्लस और माइनस नहीं होता। ये इस तरह से बन गया है ना, a 1 +1 b -1 c -0। लेकिन ये इनवैलिड बात है, क्योंकि c का मतलब माइनस बोल के तो 0 का कुछ होता है नहीं कि हम -0 बोले, 0 तो 0 होगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहां से ये वाला देखो, 5x स्क्वायर -6x -3 इक्वल टू 0, इसका मुझे बताओ, इसका क्या होगा एबीसी?
इसका भी एक बार बता दो मुझे, ABC कितना कितना होगा? 5 minus 6 minus 3. 5 minus 6 minus 3, करेक्ट, 5 minus 6 minus 3, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें पता होना चाहिए, इस चैप्टर में इस चीज का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाके ये हमारा फॉर्मूला वगैरह में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो, पता है तुम लोग को, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। और इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। दो तरह से होता है, ठीक है, मेथड दो है यहाँ पर। एक होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके, और एक होगा हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोनों चीज को समझना है, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, जब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें हमेशा C इंटू ए करना चाहिए, ठीक है। हम लोग हमेशा C इंटू ए करेंगे, ये पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर C कितना है? C है -5, ठीक है, C है -5, और A कितना है? 2 है, यानी कि -10। बट यहाँ पर हम लोग एक बार साइन को इग्नोर करेंगे, ठीक है, एक बार साइन को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर 10 ले लेते हैं। 10 का क्या करना है? एलसीएम। ये पता है तुम लोग को, ये देखो 2 इंटू 5 किया जाता है, फिर एलसीएम, ठीक है। एलसीएम करने पे जितने भी फैक्टर आते हैं, हमें उनसे ट्रायल एरर है, ट्रायल एरर मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड को, मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन करना है, हमें देखना है मिडिल में जो 3 है, 3 यानी कि बी का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है थ्रू C और A का जो मल्टीप्लीकेशन के बाद फैक्टराइजेशन हुआ है उससे। यानी मुझे देखना है कि 2 और 5 को ऐड या लेस करके, 2 और 5 को ऐड या लेस करके क्या मुझे +3 मिलता है, ये मुझे चेक करना है। तो हाँ, 5 माइनस 2 करके मुझे +3 मिलेगा, 5 माइनस 2 करके मुझे +3 मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? +3 को कुछ अलग तरीके से लिखेंगे, 5 माइनस 2, ठीक है, -5। तो 2x² प्लस 5x, ये अब ब्रैकेट ओपन हो रहा है, प्लस माइनस में -2x -5 इक्वल टू 0। x कॉमन चला जाएगा। यहाँ पर देखो, ये दोनों को हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पर ये दोनों चीजों को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं? x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2, और यहाँ x है ना। देखो, मल्टीप्लाई करने से रिटर्न बैक में वही आना चाहिए। एक्चुअली कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। ये देखो, डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2x ही आएगा ना, और 5x को भी x से डिवाइड करो, 5 आएगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये हो गया 5 + 5, यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x + 5, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व तो तुम लोग किए होगे कभी ना कभी। यहाँ पर 1 हो गया, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, -1 कॉमन लिया था। अब अगर इसको हम लोग लिखे तो कैसे लिखेंगे? 2x + 5 इक्वल टू 0, और एक हो गया x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2, और x इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू कितना कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया -5/2 और 1। x का वैल्यू आ गया -5/2 और 1। ये दोनों क्या है? ये है सोल्यूशन, जिसको बोलते हैं यहाँ पर रूट। ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, इसको हम लोग बोलते हैं रूट। रूट ऑफ x बोलो या सोल्यूशन ऑफ x बोलो, लेकिन रूट पता होना चाहिए। लैंग्वेज रूट यूज किया जाएगा, फिर कंफ्यूज मत हो तुम लोग। रूट का मतलब सोल्यूशन ही है और कुछ नहीं, ठीक है। ये ऑलरेडी एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये 0 दोनों में क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो, ये दोनों मल्टीप्लाइड इक्वल टू 0 है। जैसे देखो, a इंटू बी अगर 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0/b, है ना, तो 0 हो जाएगा। ऑल्टरनेटली b इक्वल टू 0/a, तो भी 0 होगा। इसीलिए दोनों फैक्टर एक एक बार 0 होगा, उसीलिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये क्यों लिखा जाता है ये मैंने बोल दिया, शायद तुम लोग ऐसे लिखते हो, पता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने बता दिया क्यों ये दोनों ही 0 हुआ, इसीलिए 0 हुआ। एक बार हम लोग बोलेंगे 2x + 5 इक्वल टू 0/x - 1, यानी 2x + 5 इक्वल टू 0, देन सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। फिर ये x - 1 को लेफ्ट हैंड में रख के इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर x - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये जो मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया ना, इसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर रूट ऑफ x जो है वो 2 हो गया, 2 यानी 2 नंबर, ठीक है, क्वांटिटी में 2 हुआ, 2। अच्छा, अब
और एक इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये -4 इधर आ गया, तो एक्स इक्वल टू 4 टू दी पावर हाफ, ठीक है, 4 टू दी पावर हाफ। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, या फिर √4 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिख के, अगर ऐसा लिखना नहीं चाहते हो तो √4 भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने इंडिसेस भी सीखा है। मुझे बोलो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा बोलो। x का वैल्यू कितना आएगा बोलो। 2। हाँ, ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर हम लोग 2 लिख देंगे ना तो ये हो जाएगा रॉन्ग। क्यों, क्यों हम बता रहे, x का वैल्यू +-2। हाँ +-2 होगा, अगर ये सिर्फ 2 बोलोगे गलत, इसीलिए मैंने दिखाया +-2 बोलना पड़ेगा। इसका रीजन देखो, रीजन समझ लो क्यों ऐसा होता है। रूट के अंदर क्या है, 4 को अगर एलसीएम करोगे 2 इंटू 2, ठीक है, तो देखो +2 इंटू अगर +2 करोगे तो ये √+4 हो जाएगा, ठीक है, ये √+4 हो जाएगा। अच्छा, और अगर -2 इंटू -2 करोगे तो ये √, कितना होगा बताओ, -2 इंटू -2 करोगे तो √, कितना होगा बोलो। मतलब ये साइन वाला चीज पूछ रहा है, जैसे ये 2 इंटू 2 4 हुआ, प्लस प्लस में 4। प्लस 4 होगा, ठीक है, +4 ही होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि पता है ना रूल्स क्या होता है। देखो, अगर दो प्लस आइटम है वो अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस ही होता है, जैसे हम डिजिट से ही बता देते हैं, ऐसे शायद तुम लोगों को ना समझ में आए, मतलब मेरा समझाना अगर ना ठीक लगे, ये देखो +2 इंटू +2 करो, ये +2 नहीं कुछ और ले लेते हैं, +3 करो, ये हो गया +6, ठीक है, +2 इंटू -3 करो, ये हो गया -6, है ना, और -2 इंटू +3 करो तो भी हो जाएगा -6, क्योंकि देखो 6 तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, प्लस माइनस समझते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का रूल्स क्या है, प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, प्लस माइनस में माइनस में, लेकिन एडिशन में तो ऐसा नहीं होता है ना, एडिशन में क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका सिंबल हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, अगर ये प्लस होता, -2 +3 होता तो इसमें तो पहला बात है 6 नहीं होता, लेकिन हम बोल रहे हैं प्लस माइनस लिखने का रूल्स, क्योंकि +3 हाईएस्ट डिजिट है तो प्लस में आंसर आ जाता, बट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन का रूल्स है प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, और माइनस एंड माइनस में प्लस हो जाता है, ठीक है, यही चीज, क्योंकि देखो x का वैल्यू अगर -2 होता है तो भी वैल्यू +4 आता है, और x का वैल्यू अगर +2 होता है तो भी वैल्यू +4 आता है, ठीक है, इस वजह से हम लोग को आंसर बताना पड़ता है +-2, इसी वजह से +-2 बोलना पड़ेगा, अगर हम लोग सिर्फ +2 बोल देंगे गलत हो जाएगा। तो 2 रूट है, इसका भी 2 रूट है, क्या क्या, +2 और -2, और सबसे आसान तरीका पता है क्या, ये है कि अगर x का पावर 2 है तो इसका तो सोल्यूशन 2 होगा ही, मतलब 2 सॉल्यूशंस तो होंगे ही, इसका रूट तो 2 होगा ही, अगर x का डिग्री पावर जो भी बोलो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 सोल्यूशन आएगा, सिंगल सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, बाकी मैंने लॉजिकली यहाँ पर बता दिया कि कैसे होगा। अच्छा, अब a नॉट इक्वल टू 0, ये चीज भी मैंने बता दिया था, अब ये आ गया ये वाला पॉइंट, प्योर क्वाड्रेटिक और एफेक्टेड क्वाड्रेटिक क्या होता है ये हम लोग समझेंगे अब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह का होता है, एक होता है प्योर और एक होता है एफेक्टिव। किसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, अभी अभी जो मैंने फाइंड आउट किया ना, x-4 इक्वल टू 0, ये होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या होता है, जनरल फॉर्म से समझेंगे, जनरल फॉर्म तो ये है, ठीक है, ये अगर कोई इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक है तो उसमें a का वैल्यू, ये देखो जैसे इसमें a का वैल्यू क्या है +1 है, b का वैल्यू, b तो है ही नहीं, b तो एलिमिनेटेड है, 0 है, c का वैल्यू -4 है ना, सी का वैल्यू -4 है, अगर कंपेयर करके देखते हैं, यानी कि जहां पर b इक्वल टू 0 है,
जहां पर b इक्वल टू 0 है, मैंने पहले एक इक्वेशन लिया, उससे मैंने a b c का वैल्यू फाइंड आउट किया इसके साथ कंपेयर करके, है ना। यहाँ पर a क्या है 1 है, b क्या है गायब है, c जो है -4 है। जहां पर b का वैल्यू 0 होता है उसी को बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में। ये देखो b इक्वल टू 0 द इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन b नॉट इक्वल टू 0 अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तब हो जाता है अफेक्टेड। जैसे कि कोई भी एक इक्वेशन ले लो, लाइक 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू +5 है ना, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू -3। क्योंकि b का वैल्यू 0 नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और 0 होगा तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्या मेथड है, जिसमें से एक तो मैंने दिखाया, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व तो हम लोग इस तरह से फैक्टराइजेशन करके करते हैं ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, या फिर इसको ट्रायल एरर बोलेंगे। क्यों, ये देखो ट्राई करके देखते हैं 2 और 5 को किस तरह से 3 में कन्वर्ट करें। +3, 2 और 5 को क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन करे कि वो +3 बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो मेथड वन ट्रायल एंड एरर, या फिर इसका और एक नाम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मेथड 2 फॉर्मूला यूज करके, श्रीधर आचार्य का, ठीक है। -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, लेकिन याद करना ही पड़ेगा अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर करना है। फॉर्मूला ये वाला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका जरूरत है, याद करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला क्यों आ गया अचानक से, अगर ये था तो इतना टफ चीज को याद करने का क्या जरूरत है। जरूरत बस इसी वजह से है क्योंकि ये मेथड से सारे इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दिखा देंगे हम, प्रूव करके लिखते हैं, कांट बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्वेशन। अभी प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। हर एक तरह के इक्वेशन के लिए ये नहीं चलता है, बट ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य का, ऑलवेज अप्लाइड इन एनी इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन ले लो, जो मेथड 1 से सॉल्व होगा वो मेथड 2 से भी, मतलब अगर हम लोग ऐसा एक इक्वेशन लेते हैं जो मेथड 1 से सॉल्व हो रहा है तो वो मेथड 2 से होगा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई इक्वेशन है जो मेथड 2 से सॉल्व हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मेथड 1 से भी सॉल्व हो। अभी प्रूव करेंगे तो तुम लोग पूरा चीज समझ जाओगे क्यों मैंने ऐसे बोला। जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, लाइक ये वाला। पहले हम दो तरह से प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले हम ये वाला लेते हैं, x² - 5x + 6 = 0। ये शायद मैंने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं लिया, तो चलो कोई बात नहीं। हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मेथड 1 से सॉल्व करेंगे, पहले होता है कि नहीं देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a इंटू सी करना पड़ेगा, है ना। ये c है, ये a है, ठीक है। यानी कि 1 इंटू 6 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 3 6, 3 और 2 से हमें -5 लाना है, ठीक है। 3 और 2 से हमें -5 लाना है, ये याद रखो। तो 3 और 2 से -5 कैसे लाएंगे, एक्चुअली 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3। अब इससे हमें लाना है -5, ये होता है फैक्टराइजेशन या फिर ट्रायल एंड एरर। तो x² जैसा है वैसा रहेगा, माइनस रहेगा, हमें 5 लाना है बाय यूजिंग 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 ऐड करोगे 5 हो जाता है, ठीक है। 2 एंड 3 ऐड करोगे 5 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 6 जैसा है रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² - 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लो,
ठीक है, तो x माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एक बार, और एक बार x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू थ्री, x इक्वल टू टू। ये प्रोसेस तो तुम लोग को पता होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी किया। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बोल सकते हो कि अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले किया हुआ है तो पता होना ही चाहिए, ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन नॉर्मली होता है पता, इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर बाई चांस कोई भूल गया हो, प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से करना पड़ेगा। अब ये मेथड 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, मेथड 2 से भी हो जाएगा। उसके लिए हमें एबीसी पता होना चाहिए। तो ये पूरा जो इक्वेशन है, इसमें ए है 1, ठीक है, बी है -5 और सी है +6। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ये फॉर्मूले से। फॉर्मूला मुझे तो याद है, तो हम बिना देखे ही लिख सकते हैं। बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। चलो इसका यूज करते हैं। माइनस बी, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट ओवर -5 स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 a मतलब 1। ठीक है, माइनस माइनस में +5 हो गया, प्लस माइनस जैसा था वैसा रहेगा। 25 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग दो रूट कैसे लिखेंगे, टू रूट्स इस तरह से होगा, 5 प्लस रूट 1 बाई 2। अच्छा, रूट 1 का मतलब तो 1 होता है, ठीक है, हम सॉल्व करके दिखा देंगे। 5 माइनस रूट 1 बाई 2। अगर इसको फिर से हम लोग दिखाएं चेंज, ठीक है, फिर से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 5 प्लस 1 बाई 2, रूट 1 का मतलब वही होता है 5 माइनस 1 बाई 2, यानी 6 बाई 2, 3, 4 बाई 2, 2, 3 एंड 2, ये देखो 3 एंड 2। जस्ट फॉर्मूला में पुट किया मैंने एबीसी, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस करवाया कि एबीसी अगर नहीं पता होगा तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैंने एबीसी बार बार इसीलिए बताया कि प्लस माइनस सही होना चाहिए। तो ये देखो, ये एक ऐसा इक्वेशन था जो मेथड 1 एज वेल एज मेथड 2 दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। फिर मेथड 2 का जरूरत क्यों है, क्योंकि ऐसा भी इक्वेशन है जो मेथड 1 से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मेथड 2 से कोई भी इक्वेशन सॉल्व होगा। जैसे देखो, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2x स्क्वायर -6x -3 इक्वल टू 0। इसको मेथड 1 से सॉल्व करने का कोशिश करो। मैंने ले लिया 6, है ना, क्योंकि a इंटू सी लेना होता है, जो कि 6 हो गया। 6 का एलसीएम करेंगे, हो गया 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। हमें किसी तरह से यहाँ पर 6 लाना है, जो कि किसी हालत में पॉसिबल नहीं है। ना तो 2 प्लस 3 करके है, ना तो 2 माइनस 3 करके है, ना तो 3 माइनस 2 करके है। और अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 3 1 जा 3 ले लेते हैं, मतलब 1, तो ना तो हम लोग का 6 माइनस 1 या 6 प्लस 1, कैसे भी हम लोग ये b नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, किसी तरह से b लाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन तो मेथड 1 से नहीं होगा, कंफर्म। तो मेथड 2 एकमात्र वे है जिससे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम लोग ए बी सी फाइंड आउट करेंगे। ए का मतलब +2, बी का मतलब -6, सी का मतलब -3। फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला के बिना हो ही नहीं सकता है। -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लास में ही याद हो जाएगा। मेरे साथ साथ अगर जैसे हम बोल के लिख रहे हैं, तुम लोग भी अपने कॉपी में बोल बोल के लिखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। ये हो गया +6, प्लस अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36, क्योंकि -6 का होल स्क्वायर 36, ठीक है, 4 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 इंटू 4 24 -24, और ये बाहर का माइनस दोनों ऐड होके हो गया +24, ठीक है। या फिर अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख देते हैं -24, ठीक है, और एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 36 प्लस 24।
6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 60, ठीक है। अच्छा, अब जैसे रूट ओवर ऑफ 60 आ गया, हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, 60 जो है इसको हम लोग अलग अलग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस रूट 60/4 और 6 माइनस रूट 60/4, ठीक है। अब 60 का हम लोग एलसीएम करेंगे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 रूट ओवर ऑफ 15, क्योंकि जो पेयर में होता है वो एक हो जाता है ना। 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 15 यानी 60 होता है। इस तरह से हम लोगों ने सीखा है ना, बचपन में ऐसे सीखे हैं ना हम लोग। क्या होता है, जो पेयर में आ जाएगा वो उसके जगह एक डिजिट आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई जिसका कोई पेयर नहीं है वो रूट के अंडर आ जाएगा, ठीक है, उसमें से रूट नहीं हटेगा। 2 इंटू रूट 15, ठीक है। 60 का हो गया, तो 6 प्लस 2 इंटू रूट 15 डिवाइडेड बाई 4, मतलब थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया। 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 4, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं। अब ये 2 से कैंसिल, 3 प्लस रूट 15/2 और 3 माइनस रूट 15/2। क्या तुम लोग को इतना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं नहीं, सॉल्व इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो एक्सरसाइज रहेगा उसमें तुम लोग इजीली कर सकते हो, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी वैसे आता है, इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये तो हम प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। देखो ऐसा भी इक्वेशन होगा जहां पर मेथड 1 से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें मेथड 2 से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेथड 2 जो है वो हर एक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है, जबकि मेथड 1 यहाँ पर देखो दिख रहा है हमें कि मेथड 1 यहाँ फेलियर हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेथड 2 से किया। और मेथड 2 का ये फॉर्मूला लेकिन जरूर याद करना है, बिना याद किए हम लोग नहीं कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट प्रूव करके बताया कि मेथड 2 का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है ना, यहाँ पर लिखते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमें पता है कि क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ रूट जो है वो होता है नंबर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, ठीक है। दो नंबर दो होते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। या फिर सोल्यूशन, जो भी बोलो, रूट या फिर सोल्यूशन, रूट या फिर सोल्यूशन, ये दो होता है, ठीक है। और इसका ना नाम भी होता है, स्पेसिफिकली इसका नाम भी होता है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। नाम भी होता है अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ये देखो 1 अल्फा एंड अदर रूट बीटा। मतलब ऐसा जरूरी है कि अल्फा बीटा ही लेना है, कुछ और नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, लेकिन एक जनरल फॉर्म है, जैसे इक्वेशन का होता है ना y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्या ये हम लोग पी क्यू से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बट क्या है कि कोई एक चीज फॉर्म हुआ है तो जिस तरह से वह उसी तरह से लिखना पड़ेगा ना, तो फिर यही जो है इसी से लिखना चाहिए हमें। पी क्यू देने से आंसर कुछ गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग एक जनरल फॉर्म में ही ना सीखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर जो रूट है वो दो रूट का नाम भी लाया गया है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा और इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, ठीक है। अच्छा, अब सम ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा, ये रूट है तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका जरूरत क्या है देखते हैं। देखो एक इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मैंने पहले वाला ही लिया है ताकि हम इसको जल्दी दिखा सके। ये देखो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू 3 और 2 आया है, ठीक है। x का वैल्यू 3 और 2 आया है, मतलब x का वैल्यू 3 और 2 आया है, तो ये अल्फा है फॉर एग्जाम्पल और ये बीटा है, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 प्लस 2 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अच्छा, अब
देखो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है और सी बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या ये बात सही होगा कि गलत? देखो माइनस बी बाई ए, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें ए कितना है 1, बी कितना है -5, सी कितना है +6। हम कैलकुलेट करते हैं माइनस बी बाई ए, तो माइनस है बी का वैल्यू है -5 और ए का वैल्यू है 1 यानी कि +5। ये देखो +5 आ गया। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर c बाई ए यानी +6 बाई +1 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट का नाम दे देते हैं, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो आता है वो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से इक्वल होता है। तो ये पॉइंट भी तुम लोग को जरूर याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्फा प्लस बीटा, देखो सम होगा तो प्लस, ठीक है, और प्रोडक्ट होगा तो इनटू, इसमें तो याद रखने वाला कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये चीज तो याद रखना है ना, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। कैसे याद रखोगे? अगर भूल भी जाते हो कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो इक्वेशन का, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। देखो सिंपल है, दोनों के नीचे ए है, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों में ए है, ऊपर माइनस बी है, यहाँ पर प्लस बी है। ठीक है, इस तरह से करते करते ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? ठीक है, इस तरह से एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग को जनरल फॉर्म तो पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट यहाँ पर ये देखो एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, सी यहाँ पर लिखा नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है जो कांस्टेंट वैल्यू होगा, और प्लस के जगह लेकिन यहाँ पर मतलब फॉर्म करने के टाइम पे अगर हम लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे, यानी हमें अगर अल्फा बीटा दिया हुआ होगा तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 क्या कर पाएंगे? देखो इस इक्वेशन को, जैसे मान लो ये वाला इक्वेशन हमें नहीं पता, ठीक है, हम लोग को पता है कि एक्स एक सोल्यूशन है, एक्स एक रूट है, ठीक है, एक्स का सोल्यूशन है 3,2, ठीक है, जिसमें से 3 अल्फा है और 2 जो है वो बीटा है। तो इक्वेशन क्या होगा? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखो सिंपल, हम लोग इसमें पुट करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा सम ऑफ रूट्स यानी 3 + 2 प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो रूट अगर दिया हुआ है तो हम लोग इक्वेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर हमें रूट्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर क्वेश्चन हमें बोल रहा है तो हम लोग वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर अल्फा इक्वल टू 9 है और बीटा इक्वल टू 7 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? सेम फिर से वैसे ही करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, ठीक है, बाहर एक्स प्लस, क्योंकि बी एक्स फॉर्म तो मेंटेन करना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो गया 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पर हम लोग को क्या याद रखना है, ये फॉर्मेशन और ये जो हम ऐसे बॉक्स कर दे रहे हैं ना, यही सब इंपॉर्टेंट है। ये सब तो एग्जांपल देके समझाया है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा याद क्या रखना पड़ेगा, ये फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट।
तो ये वाला देखो समझते हैं, ये वाला ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ये चीज पूरा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, लाइक x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, उसमें ये जो पॉइंट है ना, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो हम एक इक्वेशन लेते हैं तब हम समझा पाएंगे, नहीं तो ये रटना पड़ेगा, इक्वल टू 0 होने से रूट्स रियल एंड इक्वल ये क्यों होता है, ये रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम समझा देते हैं। जैसे देखो एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर a हो गया +1, b हो गया -8, c हो गया 16। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है, फॉर्मूला से ही फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम फॉर्मूला से इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac समझा पाए। तो माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मीन्स हो गया 1। ठीक है, अच्छा अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 64। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8 प्लस रूट 0 बाई 2, 8 माइनस रूट 0 बाई 2, यानी 8/2, 8/2, 4,4। तो क्या आ गया, रूट्स कैसा आया, रूट्स आया इक्वल। ठीक है, रूट्स कैसे आ गया, इक्वल आया। तो इक्वल कब आ सकता है, अगर बी स्क्वायर, देखो कंसेप्ट को समझो, इक्वल कब आ सकता है, देखो यहाँ पर दिया है ना, देखो क्या बताया है, ये तो फॉर्मूला जैसा दे दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा तो रूट्स जो है वो रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे। तो ये देखो ये इक्वल हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है तुम लोग को, 4,4 है ना, दो एक ही वैल्यू आया। ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग का ये पोर्शन पूरा 0 हो जाता है, ये पोर्शन अगर पूरा 0 हो जाता है तो बचा क्या, -b डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग दो बार फाइंड आउट करेंगे, प्लस माइनस अगर 0 है तो इम्पैक्ट तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि -b में +0 करो या -b में -0 करो, नीचे तो कुछ चेंजेस होता नहीं है, तो ऊपर में तो कोई चेंजेस हो नहीं रहा है, क्योंकि +0 -0 तो कोई इम्पैक्ट लाएगा ही नहीं। यानी हम लोग का दो बार रूट का आंसर -b या फिर माइनस से प्लस भी हो सकता है, इफ b का वैल्यू माइनस है, जैसे कि यहाँ पर हुआ। तो माइनस या प्लस जो भी हो, ये तो दोनों जगह पे एप्लीकेबल होगा। इसीलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है, ये पार्ट अगर 0 हो जाता है, तो हम लोग का रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा रियल नंबर एंड इक्वल नंबर। ठीक है, रियल नंबर मतलब जो इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी मतलब अगर रूट ओवर ऑफ -1 ये इमेजिनरी नंबर होता है, तो अगर मेरा रूट ही नहीं रह रहा है तो रियल नंबर ही आ रहा है। तो ये देखो रियल नंबर आ गया, इसका मतलब हम लोग इसको अब इजीली याद रख सकते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 होता है, तो देन बोथ रूट्स आर इक्वल, तो दोनों रूट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, फिर से इसे लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिखते जाओ तो क्या होगा, याद हो जाएगा, फॉर्मूला ही याद हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, तुम लोग मुझे बताओ, कोशिश करो मुझे बताने का, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 का मतलब -1 -2 -3 जो भी होगा, माइनस कुछ भी हो सकता है, -0.001 भी हो सकता है, 5 कुछ भी। ठीक है, माइनस रिलेटेड वैल्यू, अगर ये माइनस होगा तो हम लोग का रूट कैसा होगा, जैसे देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ये माइनस
ऐसे 3 आ रहा है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -4 आ गया और नीचे 2 × 1 आ गया। मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है, एग्जाम्पल जस्ट ऐसे ही एक फॉर्म कर लिया। अगर ऐसा आ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या -√4 का आंसर होगा? तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे √4 माइनस पे करके देखो, तुम लोग को दिखाएगा ई एरर, ठीक है, तुम लोग को एरर दिखाएगा। हम यहाँ पर कैलकुलेटर में दिखाते हैं, देखो हम कैलकुलेटर पे दिखाते हैं। यहाँ कैलकुलेटर जो है ना लैपटॉप में, ये मुझे दिखाएगा इनवैलिड इनपुट बोल के। देखो जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, रूट लगा दिया और उसमें मैंने लिख दिया माइनस, ठीक है, 4 लिख दिया, ठीक है, इक्वल कर दिया। अच्छा ये कुछ शायद ऐसे होगा, -4 माइनस, इस तरह से माइनस, तुम लोग के कैलकुलेटर में भी प्लस माइनस होगा, उसको प्रेस करो -4 आ जाएगा, इस पे रूट लगाओ। देखो इनवैलिड इनपुट है ना, क्योंकि माइनस का कभी भी रूट नहीं हो सकता है, कोई माइनस डिजिट का रूट नहीं हो सकता है। इनवैलिड इनपुट तुम लोग के कैलकुलेटर में नहीं दिखाएगा, बट ये दिखेगा, ये कैलकुलेटर के एक साइड में नीचे की तरफ, मेरे कैलकुलेटर में तो नीचे की तरफ ही शो हो रहा है, ऊपर की तरफ शो हो रहा है ई एरर, एरर दिखेगा, ठीक है, तुम लोग चेक करके देखो एरर दिखेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का कभी भी रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका 2 रूट नहीं होगा, होगा ऐसे होगा ना, 2 रूट, -3 प्लस रूट ओवर ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा हो जाएगा -3 माइनस रूट ओवर ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 2। 2 रूट इस तरह से होगा, बट सॉल्व इसके आगे नहीं होगा, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अभी अभी मैंने बोला था जहां पर इनवैलिड आ जाता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, मतलब जो सॉल्व नहीं होगा, ये माइनस वाले को, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब अगर b² - 4ac यानी कि जो विद इन रूट है वो अगर 0 से कम आ जाता है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का सोल्यूशन नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ये देखो, देन रूट्स आर इमेजिनरी, तो अगर ऐसा होता है तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। तो सेकेंड का भी कंक्लूजन लिखते हैं, सिंस रूट ओवर ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी नंबर, hence if b² - 4ac less than 0, then roots are imaginary, ठीक है, ये समझ के पढ़ेंगे तो इजीली याद रख पाएंगे। दूसरा, if b² - 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन ओनली वी हैव रियल रूट। ऐसा क्यों होगा? देखो, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, b² - 4ac 0 होने से तो हमें इक्वल मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर ऐसा होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन 0, मैंने ना कंबाइन करके लिख दिया है, मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। अगर हम लोग बुक में जैसा है वैसा लिखना चाहते हैं तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वहां पर लिखना पड़ेगा रूट्स आर रियल, ठीक है, रूट्स आर रियल, ठीक है, रियल रूट्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉर्मल सा बात है, इसका कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा, इस जगह पे अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही जाएगा, ठीक है, अगर चाहे पॉइंट में ही आए, आ ही जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें रियल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि इमेजिनरी तभी होगा अगर लेस देन 0, ये वैल्यू कुछ भी क्यों ना आए, ठीक है। अब रूट करने से 14 आए या रूट करने से 15 आए, जैसे 14 15 हो या 16 हो, 16 का 4 आता है, 15 का रूट अगर करेंगे तो ये कुछ 0.387 कुछ आ जाता है, 14 का रूट करोगे तो कुछ और आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। -b को एड लेस करके 2a से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमें जरूर मिलेगा, ठीक है, और जो वैल्यू हमें मिलेगा वो वैल्यू होगा ऑलवेज रियल वैल्यू होगा, ठीक है, ऑलवेज रियल वैल्यू होगा। तो मेन 3 चीजें हमें यहाँ पर याद करना है, ठीक है।
अभी ये परफेक्ट स्क्वायर वाला ये सब मैंने बोला नहीं है, ठीक है। ये अभी मेन ये 3 चीजें हमें याद करना है। पहला, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो रूट ऑलवेज इक्वल होगा, क्योंकि इम्पैक्ट तो सिर्फ एक ही तरह के डेटा का आएगा, ठीक है। +0 -0 इम्पैक्टफुल नहीं होता है। और यहाँ पर अगर देखें तो अगर लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी होगा, ठीक है, इमेजिनरी, क्योंकि अभी मैंने प्रूव करके दिखाया कि इनवैलिड इनपुट देगा अगर कोई माइनस नंबर को रूट करने जाओगे। और इसका मतलब अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो कुछ ना कुछ रियल सॉल्यूशन तो आएगा, यानी रियल रूट हमें मिलेगा, ठीक है, रियल रूट हमें मिलेगा। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला है, ये वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए पहले देखो ये पूरे चीज को हम एक बार जिस्ट करके बताते हैं, फिर परफेक्ट स्क्वायर बताएंगे, ठीक है। पहले जिस्ट करके लिखवा देते हैं, अगर टाइम होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बताएंगे। यहाँ पर ऊपर लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला, लेस देन अगर 0 होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है। रूट्स इमेजिनरी होगा ये तो मैंने समझाया, लेकिन अनइक्वल मैंने नहीं समझाया। तुम लोग ऐसे सोच सकते हो, बट देखो अनइक्वल तो होगा ही ना, क्योंकि -3 में प्लस ये वैल्यू, पहला बात तो होगा नहीं, ठीक है। -3 में प्लस और -3 में माइनस, तो दो अलग वैल्यू तो ऑलवेज प्रोड्यूस होगा। इस वजह से इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर इक्वल टू 0 होगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तब हम लोग क्या बोल, अगर ये 0 होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल तो होगा ही, क्योंकि इमेजिनरी वाला पोर्शन ही हट जाता है। इमेजिनरी जो लाएगा जो पोर्शन रूट ओवर वो ही हट जाता है, तो इमेजिनरी तो होगा नहीं, रियल होगा और इक्वल होगा, क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो प्लस माइनस वाला तो हट ही जाता है। तो फिर एक ही डिजिट का +0 -0, तो फिर वो इक्वल हमेशा होगा, ठीक है। और अगर मोर देन 0 है, ठीक है, अगर मोर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रूट्स आर, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल, मैंने इक्वल वाला अनइक्वल नहीं समझाया, अनइक्वल भी समझा देते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसमें दो कंसेप्ट होगा, एक है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर मोर देन 0 है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो क्या होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड रैशनल, समझाते हैं। और ये है रूट्स आर रियल अनइक्वल इररेशनल। जैसे हम एक एग्जांपल से समझाएंगे इस चीज को, ठीक है। अगर मोर देन 0 होगा तो उसमें दो पॉइंट आ सकता है, या तो परफेक्ट स्क्वायर या तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तब क्या होगा देखो, सपोज पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। b का वैल्यू है -24 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -24 -4 इंटू 1 इंटू 135, 4 इंटू 1 इंटू 135। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पहले से, जो मेरा मतलब क्रिएट किया, मतलब मैंने किया हुआ है, तो इससे क्या होगा हम समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट वैल्यू मान लो कि इतना इतना है। अच्छा, तो ये हो गया -24 -135 इंटू 4, 135 इंटू 4, तो ये हो गया 500। ये 24 का स्क्वायर है 576, 576 -500
540, ठीक है, क्योंकि 135 इंटू 4 540 होता है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा 24 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 576 माइनस 540 यानी कि 36 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका अगर आंसर करेंगे तो 24 प्लस 6 यानी 30/2 होगा, और 24 माइनस 6 यानी कि 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 18/2 होगा। तो आंसर हो जाएगा 15 और 8, ठीक है। आंसर हो गया 15 और 9, सॉरी 9, ठीक है, 15 और 9 हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था। तो परफेक्ट स्क्वायर होने पे रूट्स रियल हुए, 15 और 9 रियल नंबर है, रियल तो होंगे ही होंगे, इमेजिनरी तो सिर्फ लेस देन 0 पे ही होता है। अनइक्वल हुआ, एक 15 एक 9, और रैशनल हुआ। रैशनल मतलब जो P बाई Q फॉर्मेट में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली P बाई Q फॉर्मेट में, वो हम समझाएंगे। रैशनल वाला पॉइंट समझाते हैं, पहले ये देखो परफेक्ट स्क्वायर पे ऐसे आया, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो कैसा आंसर आता है वो भी देखो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो मान लेते हैं, जैसे देखो ये 24 प्लस माइनस यहाँ पर आ गया सपोज रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर मैंने लिया था 36, तो ठीक है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अच्छा ये देखो जैसे 24 था, ये वाला हम यहाँ पर लास्ट में आते हैं, 24 प्लस माइनस, ठीक है, रूट ओवर ऑफ 36 की जगह सपोज 37 आया फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा 24 प्लस रूट ओवर ऑफ 37/2, ठीक है, और 24 माइनस रूट ओवर ऑफ 37/2, ठीक है। अब 37 का जो रूट है, 37 का रूट होता है 6.08, ऐसा आ रहा है, प्लस 24, तो ये आ गया 30.08, ये अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको डिवाइड कर सकते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, फिलहाल हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। और 37 का रूट जो भी आ रहा है माइनस 24, ये आ रहा है 17.91 समथिंग, ये भी अप्रोक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर सकते हो बाद में। लेकिन जो पॉइंट हमें समझना है वो ये है कि ये जो है ये P बाई Q फॉर्मेट नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है अप्रोक्स, मतलब मुझे ये प्लस मतलब 37 का रूट करने पे मुझे कैलकुलेटर पे जो दिखाया जा रहा था, जैसे देखो मैंने 37 का कर लिया यहाँ पर रूट, ठीक है, ये जो दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पर देखो तुम लोग कैलकुलेटर पे देखोगे तुम लोग को यहाँ तक दिखेगा, लेकिन ये यहाँ पर लैपटॉप के कैलकुलेटर में और भी 3 डिजिट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं है, ये कुछ और भी हो सकता है, डिवाइड होते जाएगा, तो हमें तो उतना ही दिख रहा है जितना लैपटॉप के कंप्यूटर या कैलकुलेटर का कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा हमें नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन ये जो है इसके बाद कुछ और भी डिजिट हो सकता है, जस्ट लाइक 1/3, ठीक है, यहाँ पर जितने सारे 3 दिखा रहे, क्या इतने सारे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, इससे भी ज्यादा 3 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है इसको कैसे डिवाइड करेंगे, रैशनल इरैशनल, मतलब जिसको परफेक्टली हम लोग P बाई Q में मतलब दिखा सकते हैं। जैसे देखो रैशनल, देखो रैशनल, रैशनल का मतलब P बाई Q प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, ठीक है, और इरैशनल होता है, इरैशनल का मतलब है जिसको हम लोग एग्जैक्टली P बाई Q इस फॉर्म में नहीं दिखा सकते, कांट प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मान लो पाई का वैल्यू होता है ना 22/7, 22/7, ये 22/7 दिख रहा है, तो तुम लोग सोच रहे हो ये P बाई Q फॉर्म है, ये रैशनल है, नहीं गलत, ये P बाई Q फॉर्म में किया है तो क्या हुआ, ये रैशनल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 22/7 करोगे तो इसका जो वैल्यू यहाँ खत्म नहीं होता है, इसका वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे करते 21/3, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसका वैल्यू 7 आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है, ठीक है। 7/1 तो P बाई Q फॉर्मेट तो नहीं हो रहा है मैम, हो रहा है ना 7/1, तो ये होता है एग्जैक्टली रैशनल फॉर्म, ठीक है। तो देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो वो रूट्स जो है वो रियल होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे, सिर्फ इसको छोड़ के जहां पर ये वाला पॉइंट लेस देन 0 के अलावा हर जगह पे रियल होंगे, ठीक है। अब रियल होंगे अनइक्वल होंगे क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू आएगा, प्लस 6 माइनस 6 है ना, दो अलग अलग वैल्यू आया, तो अनइक्वल तो रूट होगा ही डिवाइड जब होगा, और रैशनल होगा, ठीक है।
यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा इररेशनल, क्योंकि p बाई क्यू फॉर्मेट पे डिवाइड हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये वाला हम लोग इस तरह से अगर पढ़ेंगे तभी ये जो जीस्ट है ये याद रखें। यहाँ पर तो बहुत सारा चीज दे दिया है, ठीक है, लेकिन इसका यही मतलब है। अगर ये वाला चीज समझ, मतलब जो आज हम लोगों ने देखा, ये देखने का मतलब है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो जाना। मतलब कंप्लीट का मतलब ये इतना सारा जो अलग अलग दे रखा है ना, इसका जीस्ट यही वाला है और कुछ नहीं। हमें बस समझ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेस देन जीरो का मतलब होगा हमेशा लेस देन जीरो पे ही इमेजिनरी होगा, बाकी कहीं इमेजिनरी नहीं होगा। इक्वल वही होगा जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। बाकी हर जगह पे क्या हो जाएगा, देखो अगर मोर देन जीरो होगा अनइक्वल, ठीक है, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे वो नॉट परफेक्ट हो, अनइक्वल दोनों जगह पे होगा, रियल दोनों जगह पे होगा। बस डिफरेंस हो जाएगा रैशनल और इरैशनल पे, और कुछ नहीं, ठीक है। रैशनल इरैशनल पे डिफरेंस होगा, बाकी किसी जगह पे डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, इसके बाद तो क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। और तो हमारा कुछ आई डोंट थिंक कि मुझे और कुछ समझाने का जरूरत है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट दिन जो है इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्लास हम लोग कर रहे हैं उस पे हम लोग इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तुम लोग इसको अच्छे तरीके से देखो, और अगर कोई भी क्वेरीज होगा तो मुझे वो एक्स्ट्रा क्लास में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हार्ड है, तो अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे जरूर पूछ सकते हो, नहीं तो फिर ये चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसको अच्छे से देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज यहाँ तक ही करते हैं।